नमस्कार दोस्तों। 20 नवंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है, इंपॉर्टेंट जजमेंट है। और ये जजमेंट बताती है कि अगर इन्वेस्टिगेशन में डिले हो रहा है तो एक्यूज क्या कर सकता है, कंप्लेनेंट क्या कर सकता है, पुलिस की क्या ड्यूटीज होंगी, मैजिस्ट्रेट की क्या ड्यूटीज होंगी। जजमेंट का नाम है रॉबर्ट लालचुंगनुंगा चोंगटू वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। ये 20 नवंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी है। तो मैं सबसे पहले आपको इस केस के फैक्ट्स बताना चाहूंगा, क्योंकि जब तक आप फैक्ट्स नहीं जान लेंगे तब तक आपको केस समझ नहीं आता है और क्या डायरेक्शंस हैं वो भी आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी। देखिए, 2005 में एक एफआईआर रजिस्टर होती है और उसमें एसएचओ कंप्लेनेंट होता है, एसएचओ सहरसा बिहार का। 2005 में ये किस तरीके से एफआईआर हुई, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक डायरेक्शन दी थी 2004 में कि जो लाइसेंस इशू हुए हैं, आर्म्स लाइसेंस, उनकी कोई वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग डायरेक्शन दी थी। तो इस पुलिस स्टेशन में, सहरसा बिहार का एक पुलिस स्टेशन है, वहां जब ये वेरिफिकेशन की गई तो एक एएसआई, थाने के एएसआई ने, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने ये रिपोर्ट दी कि 7 लोगों के जो लाइसेंस हैं, आर्म्स लाइसेंस, वो अनवेरिफाइड हैं। और साथ में पाया कि जो ये अनवेरिफाइड लाइसेंस हैं, इसमें जो डीएम थे, उस समय की जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी थी उस डिस्ट्रिक्ट की, उनकी कॉन्स्पिरेसी कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ में है जिनको ये लाइसेंस इशू किए गए हैं। तो देखिए, एसएचओ ने अपनी एक कंप्लेंट तैयार की, उस पर एफआईआर रजिस्टर की, और ये जो डीएम थे रॉबर्ट लाल चुंगा, ये उस समय लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी थे। तो इनके अगेंस्ट और कुछ लोगों के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कर ली गई और एफआईआर दर्ज हुई 2005 में। ये टाइमलाइन आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाइमलाइन के आधार पर ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसाइड किया है। तो 2005 में एफआईआर रजिस्टर हुई और 2005 जुलाई महीने में इसमें चार्जशीट फाइल कर दी गई एक ओम प्रकाश तिवारी नाम के व्यक्ति के अगेंस्ट। देखिए, इसमें यह भी कहा गया था एफआईआर में कि कुछ लाइसेंस तो ऐसे लोगों को इशू कर दिया गया है जो फिजिकली कैपेबल नहीं है लाइसेंस को हैंडल करने के लिए, फिजिकली अनफिट हैं। और यह भी कहा गया कि कुछ लोगों को तो लाइसेंस मात्र 2 दिन में इशू कर दिया गया है, वेरिफिकेशन प्रॉपर नहीं हुई है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये 2005 जुलाई में एक चार्जशीट कर दी गई ओम प्रकाश तिवारी के अगेंस्ट। तो यहां पर जो अपीलेंट हैं, जो डीएम थे उस समय के, मिस्टर रॉबर्ट, इनके अगेंस्ट अभी चार्जशीट नहीं हुई, इनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा था। तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट आती है अप्रैल 2006 में, और इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में यह कह दिया जाता है कि यहां पर जो ये डीएम साहब थे, लाइसेंसिंग अथॉरिटी थे, इनके अगेंस्ट जो एलिगेशन थे वो फॉल्स पाए जाते हैं। एलिगेशंस को क्या टर्म दे दिया कि ये फॉल्स एलिगेशंस हैं, इनके खिलाफ झूठे आरोप थे और इनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट इस तरीके से फाइल कर दी गई। इसका मतलब ये जो डीएम थे मिस्टर रॉबर्ट लालचुंगा, ये इनके खिलाफ चार्जशीट नहीं हुई। कब? 2006 में। 2005 से शुरू हुआ था मामला। अब देखिए, इस मामले में थोड़ा सा मोड़ आता है। मोड़ ये आया कि जो एसएचओ से ऊपर के ऑफिसर थे, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस, ये एसएचओ से ऊपर की रैंक का होता है ऑफिसर, इसने कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई। और कोर्ट में एप्लीकेशन अक्टूबर 2008 में लगाई, और एप्लीकेशन लगाई कि इस केस में री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर दिए जाएं, क्योंकि काफी सारी एविडेंसेस रिकॉर्ड पर हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ये इन्होंने ऑफेंस किया है, इनके अगेंस्ट एविडेंसेस हैं। तो री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर दिए जाएं।
यहां पर आपको समझना चाहिए कि री इन्वेस्टिगेशन और एक होता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन, पुनः अन्वेषण और आगे का अन्वेषण, दोनों में अंतर है। री इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि जीरो से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ दोबारा से, जो इन्वेस्टिगेशन पहले हो चुका है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि जहां तक इन्वेस्टिगेशन अभी हो गया है, इससे आगे का इन्वेस्टिगेशन करना है। तो जब ये एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट साहब के सामने लगी, तो जून 2009 में मजिस्ट्रेट साहब ने इस एप्लीकेशन को डिसाइड कर दिया और देखिए क्या कहा। उन्होंने कहा कि री इन्वेस्टिगेशन का तो कॉन्सेप्ट है नहीं, उनके पास पावर नहीं है री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर करने की। एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है री इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूंगा, आप देख लीजिए, अच्छी वीडियो है। जहां पर देखिए री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देने का पावर नहीं है। तो मजिस्ट्रेट ने क्या किया कि जो री इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट थी उसको तो डिनाई कर दिया, बट फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर दिए कि आप आगे का इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। कब किए, ध्यान देना, कब किए, 2009 जून में। अब इसमें क्या हुआ कि अगस्त 2020 में एक दूसरी चार्जशीट फिर से फाइल की गई। पहली चार्जशीट 2005 में जुलाई में, दूसरी चार्जशीट 2006 में, और तीसरी चार्जशीट आ रही है 2020 में कि 2009 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर किए गए थे, उसके आधार पर 2020 में 11 साल बाद चार्जशीट फाइल की गई। और इस चार्जशीट में ये जो डीएम हैं मिस्टर रॉबर्ट, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, द देन लाइसेंसिंग अथॉरिटी, इनको एक्यूज बनाया गया और इनके खिलाफ भी ये चार्जशीट फाइल की। और अब देखिए, क्योंकि एक पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक सर्वेंट ने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए ये ऑफेंस किया है, तो सेक्शन 197 सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग टू 218 बीएनएसएस ये कहती है कि कोर्ट ऐसे पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जब तक कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, जब तक संज्ञान नहीं लेंगे, जब तक कंपिटेंट अथॉरिटी की सेंशन नहीं मिल जाएगी। और यहां पर कंपिटेंट अथॉरिटी थी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। तो राज्य सरकार की मंजूरी जब तक नहीं मिल जाएगी तब तक कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। इसको कुछ लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, गलत तरीके से समझ जाते हैं। आप पूछ लीजिए बहुत सारे लोगों से कि 197 सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग टू 218 बीएनएसएस में जो कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है वो किस पर लेता है, तो आपको जवाब मिलेगा कि 218 करस्पॉन्डिंग टू 197 सीआरपीसी में जो कोर्ट कॉग्निजेंस लेंगी वो स्टेट गवर्नमेंट या कंपिटेंट अथॉरिटी की सेंशन पर लेंगी, मंजूरी पर लेंगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। देखिए कॉग्निजेंस तो 4 ही सोर्स हैं कोर्ट के पास कॉग्निजेंस लेने की। एक है कंप्लेंट ऑफ फैक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफेंस, नंबर 2 पुलिस रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग सच ऑफेंस, नंबर 3 इंफॉर्मेशन अदर देन, इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अदर देन पुलिस ऑफिसर, किसी और पर्सन से जो पुलिस ऑफिसर नहीं है उससे सूचना मिली है और ऐसा ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करती है। चौथा है सो मोटो, तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट की सेंशन आती है ये इसमें इंक्लूड नहीं। तो 197 सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग टू 218 बीएनएसएस में तो ये बोला गया है कि कॉग्निजेंस स्टेट गवर्नमेंट की सेंशन आने के बाद लेना है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट की सेंशन पर लेना है। अर्थात स्टेट गवर्नमेंट की मंजूरी आने के बाद आप देख लीजिए कि हाँ स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया है कि इसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है, देन ही कोर्ट कॉग्निजेंस लेंगी, लेकिन इन 4 सोर्सेज में से ही किसी एक सोर्स पर लेंगी। आप मेरे व्यूअर्स हैं तो आप अपडेट रहेंगे इस बात से, आपको ये कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए। तो यहां पर भी ये पब्लिक सर्वेंट था तो इसके अगेंस्ट अब स्टेट गवर्नमेंट की सेंशन चाहिए थी, तो
देखिए 2022 में चार्जशीट फाइल होने के 2 साल बाद 2022 में स्टेट गवर्नमेंट ने सेंशन ग्रांट कर दी अंडर सेक्शन 197 सीआरपीसी। अब जब सेंशन मिल गई है तो अब कोर्ट इसके अगेंस्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। इसलिए जून 2022 में मैजिस्ट्रेट साहब ने इनके अगेंस्ट इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लिया और इनको सम्मन कर दिया। इस अक्यूज अपीलेंट को सम्मन कर दिया मिस्टर रॉबर्ट को। अब जैसे ही इनको सम्मन मिला तो अब क्या करेंगे ये, इनको देखिए कि जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही थी इनकी, उसमें इनको डिस्चार्ज कर दिया गया था। ये एडिशनल फैक्ट आप नोट कर लीजिए। तो ये जाते हैं पटना हाई कोर्ट, अपीलेंट अप्रोच्ड पटना हाई कोर्ट और वहां ये कहते हैं कि देखिए बहुत लंबा डिले हो चुका है इन्वेस्टिगेशन में। पहले ऑलरेडी एक बार चार्जशीट आई थी जिसमें मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं थी। अब 11 साल के बाद, और अगर आप देखा जाए तो 2006 में पहली चार्जशीट आ गई थी जिसमें इनको कहा गया था कि इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, एलिगेशन फॉल्स हैं। और अब अगली चार्जशीट आई 2020 में तो 14 साल हो चुके थे। मैंने कहा 14 साल बाद ये मैटर आ रहा है और 2 साल बाद कॉग्निजेंस लिया गया तो 16 साल बाद कॉग्निजेंस लिया गया। इन सारी बातों को रखते हुए इन्होंने कहा कि इस एफआईआर को, इस चार्जशीट को और ये जो कॉग्निजेंस लिया है मैजिस्ट्रेट ने, इस ऑर्डर को आप क्वेस कर दीजिए। क्वेस मतलब खत्म कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए जैसे कि अब ये एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। तो देखिए जब इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इनकी प्रेयर को रिजेक्ट कर दिया, किसने रिजेक्ट किया? पटना हाई कोर्ट ने। देन ये माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और इन्होंने अपनी प्रेयर रखी कि इस इतने इतने लंबे समय के बाद देखिए ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट्स हुई हैं, इनके आधार पर आप इन सारी प्रोसीडिंग्स को क्वेस कर दीजिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को ये प्रोसीडिंग्स क्वेस कर दी। और क्या कंसीडर किया? कंसीडरिंग द लॉन्ग डिले इन इन्वेस्टिगेशन। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो पीडीएफ, वो जजमेंट जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पास की है और ये क्वेस करने के साथ साथ डायरेक्शंस भी दी हैं उसमें कुछ। तो वो क्या क्या डायरेक्शंस हैं, आप अगर मैजिस्ट्रेट है, कोर्ट है, तब भी पता होना चाहिए। आप अगर पुलिस हैं तो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको इन्वेस्टिगेशन डिले नहीं करना है। अगर आप डिफेंस काउंसिल हैं, अगर आप काउंसिल हैं, तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि कब आपको क्या रेमेडी मांगनी है और कहां से मांगनी है। तो देखिए मैं अब आपको लेकर चलता हूं, वो ये जजमेंट है। देखिए पीडीएफ मैंने निकाली है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड करने के बाद। तो मैं केवल और केवल ऊपर फैक्ट्स बताए गए, कुछ पुराने लॉज डिस्कस किए गए, उनके आधार पर माननीय कोर्ट ने क्या कंक्लूजन निकाला है, मैं वो यहां से आपको पढ़कर बताऊंगा। तो कंक्लूजन देखिए, कहते हैं ऑन दिस काउंट प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द अपीलेंट इज लायबल टू बी क्वेस्ड। जितनी भी ऊपर बातें करी उन्होंने कहा कि जो प्रोसिक्यूशन चल रहा है अपीलेंट के अगेंस्ट, इसको हम खत्म कर देते हैं। इस पैरे में बहुत ज्यादा कोई रेलेवेंट बातें हैं नहीं। अब मैं लेकर चलता हूं आपको पैरा नंबर 21 में। देखिए यहां पर क्या कहा गया, बिफोर पार्टिंग विद दिस मैटर वी डीम्ड इट फिट टू इशू द फॉलोइंग डायरेक्शंस। फॉलोइंग डायरेक्शंस ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में इशू की हैं। तो इसलिए जब जब डायरेक्शन आएंगी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तो हमें थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए और उनमें पता होना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है क्या। तो मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा और पहली डायरेक्शन है, इन व्यू ऑफ विनय त्यागी वर्सेस इरशाद अली, इट कैन बी सीन दैट द लीव ऑफ द कोर्ट टू फाइल अ सप्लीमेंट्री चार्ज शीट is a part of section 173(8) CRPC, that being the position in our considered view the court is not rendered functus officio। ये वर्ड आप याद कर लीजिए, आप कहीं भी अपने आंसर में जरूर लिखिएगा, अभी मैं मीनिंग बताऊंगा इसका। कहती हैं द कोर्ट इज नॉट रेंडर्ड functus officio having granted such permission। इन लाइंस का मतलब ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, देखिए ये थोड़ा सा कुछ
व्यू बना हुआ है कोर्ट्स का, स्पेशली लोअर कोर्ट्स का, कि पुलिस ने सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन के परमिशन मांगी, कोर्ट ने परमिशन ग्रांट कर दी। अब यहां पर जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो कोर्ट की परमिशन से हो रहा है। अब कई बार कोर्ट ये कहती है कि एक बार जब हमने परमिशन दे दी कि आप सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन कर लो, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर देना, तो हम फंक्टस ऑफिशियो हो गए। फंक्टस ऑफिशियो का मतलब कि अब हमारे पास कोई पावर नहीं है इस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, इस मैटर से रिलेटेड हमारे पास पावर नहीं है, हम इसमें कोई फंक्शन नहीं कर सकते। फंक्टस ऑफिशियो का मतलब ये है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सिंस द फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग मेड विद द लीव ऑफ द कोर्ट, the judicial stewardship, judicial control thereof is a function which the court must perform. अगर इन्वेस्टिगेशन, कौन सा इन्वेस्टिगेशन? फर्दर इन्वेस्टिगेशन अगर कोर्ट की परमिशन से किया जा रहा है तो ये कोर्ट का फंक्शन है, कोर्ट की ड्यूटी है कि वो उसको देखे, अपने कंट्रोल में रखे, उसको, उसे वॉच करे। कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि उसमें इंटरफेयर करे, लेकिन हाँ ये जरूर पूछे कि जैसा कि इस मामले में 2009 में ऑर्डर हो गया फर्दर इन्वेस्टिगेशन का, मैजिस्ट्रेट साहब ने पूछा ही नहीं 11 साल तक कि अब इस मैंने ये ऑर्डर किए थे इन्वेस्टिगेशन के, उस पर क्या हो रहा है, क्योंकि वो सोचते हैं कि आई एम फंक्टस ऑफिशियो। नो, यू आर नॉट फंक्टस ऑफिशियो, यू हैव एम्पल पावर, यू कैन कॉल द एसएचओ एंड टेक द अपडेट ऑन इन्वेस्टिगेशन। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यही इस पहले पॉइंट में, तो ये डायरेक्शन एक तरीके से आप मान लीजिए कि मैजिस्ट्रेट्स के लिए है कि आप फंक्टस ऑफिशियो नहीं हो जाते हैं, आपको फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, मस्ट परफॉर्म। ये आपकी ड्यूटी है कि आप देखिए जब जिसके ऑर्डर आपने किए हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड मैनर में हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखिए चलते हैं डायरेक्शन नंबर 2 पर। डायरेक्शन नंबर 2 को मैं रेलेवेंट पोर्शन आपको पढ़ाकर बताऊंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दी है 2 नंबर में। देखिए हाइलाइटेड पॉइंट है, इफ द कोर्ट फाइंड्स और द एक्यूज अलेजेस, 2 तरीके से पिक्चर में आ रही हैं बातें यहां पर। नंबर 1 बात कि कोर्ट को ऐसा लगा, कोर्ट फाइंड्स, कोर्ट को ऐसा लगता है, या फिर एक्यूज अलेज करता है। क्या अलेज करता है? देयर इज a large gap between the first information report and the culminating charge sheet. It is bound to seek an explanation from the investigating agency and satisfy itself to the propriety of the explanation so furnished. भैया मैजिस्ट्रेट साहब को, कोर्ट्स को ये डायरेक्शन दी है कि अगर कोर्ट को खुद ऐसा लगता है कि जब एफआईआर रजिस्टर की गई और जितनी देर में चार्जशीट आपके पास आई है, इस बीच में बहुत ज्यादा लंबा पीरियड है, बहुत ज्यादा गैप है, तो कोर्ट्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगी, अपने आप को फंक्टस ऑफिशियो समझकर नहीं बैठ जाएंगी। या तो देखिए कोर्ट को लगा ऐसा, या एक्यूज ने एप्लीकेशन लगाई। एक्यूज भी एप्लीकेशन लगा सकता है कि जिस दिन एफआईआर रजिस्टर हुई थी उससे और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, या तो अभी तो कंक्लूड ही नहीं हुआ, अगर कंक्लूड हुआ है तो बहुत ज्यादा लंबे गैप के बाद हुआ है, तो एक्यूज भी ऐसा एलेज्ड कर सकता है। देन इन सिचुएशन में भी कोर्ट को एक्सप्लेनेशन मांगना पड़ेगा फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा उन ग्राउंड से जो ग्राउंड्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दे रही है। अर्थात अब डिपेंड करेगा आगे की प्रोसीडिंग्स कि वो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने क्या ग्राउंड्स दिए हैं कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड क्यों नहीं हुआ है, या कंक्लूड लंबे समय के बाद हुआ है तो इतना टाइम क्यों लगा इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने में। एक्सप्लेनेशन मांगेंगे कोर्ट। तो यहां पर पुलिस की भी ड्यूटी आ जाती है कि पुलिस को टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए।
कोर्ट ने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट कंटिन्यू एंडलेसली। ऐसा नहीं है कि कभी तक आप चलाते रहिए इन्वेस्टिगेशन को। अच्छा, आज मैं ये भी बताऊंगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहां कहां पर लिखा गया है कि इन्वेस्टिगेशन कितने दिन में पूरा होगा, और क्या ये जजमेंट इतना लंबा चौड़ा जजमेंट या सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करने की आवश्यकता है क्या इसमें? क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा में जो प्रावधान दिए गए वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं है इस बात के लिए कि इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड मैनर में हो? वो सारी सेक्शंस मैं आज दिखाऊंगा आपको जल्दी से। तो दूसरी डायरेक्शंस आप समझ गए कि एक्सप्लेनेशन कॉल करना पड़ेगा। अब देखिए डायरेक्शन नंबर 3। डायरेक्शन 3 में ये बताया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि कितने टाइम में इन्वेस्टिगेशन पूरा होना चाहिए, अर्थात ये डायरेक्शन पुलिस के लिए है, ये डायरेक्शन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए है, ये डायरेक्शन ईडी के लिए है, पीएमएलए के केसेस, यूएपीए के केसेस, एनआईए के लिए है, ये सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए डायरेक्शन है। तो आप ध्यान से देखिए क्या बोला। While it is well acknowledged and recognized that the process of investigation has many moving parts and is therefore impracticable to have a strict timeline in place. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए इन्वेस्टिगेशन एक बड़ा वाइड सब्जेक्ट है और ये इम्प्रैक्टिकेबल होगा कि उस पर एक फिक्स टाइमलाइन लगा दी जाए कि आपको इतने ही दिन में इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कंप्लीट। तो माननीय कोर्ट ने माना ये बात कि इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे मूविंग पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको टाइम बाउंड मैनर में कंक्लूड किया जाए ऐसा एक डेडलाइन नहीं दी जा सकती है, ये इम्प्रैक्टिकेबल है। लेकिन फिर भी एट द सेम टाइम the discussion made in the earlier part of this judgment clearly established that the investigations cannot continue endlessly. देखिए दो बातें कही हैं इसी डायरेक्शन में। उन्होंने ये कहा है कि हम टाइमलाइन तो नहीं दे रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन हम आपको ऐसा भी नहीं छोड़ेंगे कि इन्वेस्टिगेशन को आप एंडलेसली कंटिन्यू करते रहिएगा अपनी मर्जी के आधार पर, जब तक आपको चलाना है चलाते रहिए, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि भैया ये एंडलेसली नहीं चलेगा। तो देखिए अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर मान लो एंडलेसली चले जा रहा है तो किस किस के पास क्या क्या राइट्स। तो मैं रेलेवेंट पोर्शन आपको पढ़ के सुनाता हूं। इफ इन्वेस्टिगेशन इनटू अ पर्टिकुलर ऑफेंस हैज कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड दैट अपीयर्स टू बी अनड्यूली लॉन्ग, इतना लंबा समय हो गया है कि उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, इतने समय से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है किसी भी ऑफेंस में। देन और आगे लिखा दैट टू विदाउट एडिक्वेट जस्टिफिकेशन, जितना समय लग रहा है इन्वेस्टिगेशन में इसके पीछे कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफेंस एजेंसी के पास, और वो चले जा रहा है जैसा कि इस केस में हो रहा है। ऐसा अगर कहीं होता है तो एक्यूज या फिर कंप्लेनेंट दोनों को राइट्स दिए हैं, बोथ shall be at liberty to approach the High Court under Section 528 BNSS corresponding to 482 CRPC। इनको कहा कि भाई अगर इन्वेस्टिगेशन में इतना लंबा डिले हो रहा है और उसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है तो एक्यूज या कंप्लेनेंट दोनों में से कोई भी जिस मर्जी को लगे, जो विक्टिम समझता है अपने आप को, वो हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। और किस किस बात के लिए अप्रोच कर सकता है कि वो इन्वेस्टिगेशन का अपडेट मांग सकता है, वो एफआईआर को अगर एक्यूज है तो क्वेश्चनिंग मांग सकता है एफआईआर की। ये डायरेक्शन यहां पर उनको दी गई है। और साथ में ये बताया कि देखिए कि जब कोई एक्यूज क्वेश्चनिंग मांगने आएगा आपको लॉन्ग डिले के आधार पर, अनजस्टिफाइड लॉन्ग डिले के आधार पर क्वेश्चनिंग मांगने आएगा, तो उन्होंने कहा इट इज clarified that delay in completion of investigation will only function as one of the grounds, and the court, if in its wisdom decides to entertain this application, other grounds will also have to be considered। उन्होंने कहा है कि ये जो डिले का ग्राउंड्स है ये वन ऑफ द ग्राउंड्स है, सारे ग्राउंड्स में से एक ग्राउंड है ये, और अगर ऐसी एप्लीकेशन
कोर्ट के सामने आती है तो कोर्ट दूसरे ग्राउंड्स को भी कंसीडर करेंगे, ये ध्यान रखेंगे क्वेश्चन करते समय। और जो डायरेक्शन नंबर 4 है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर है, उससे ज्यादा है नहीं ऐसा कुछ लेना देना, बट फिर भी देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि रीजन्स आर नॉट ओनली इंपॉर्टेंट इन जुडिशियल स्फीयर बट दे आर इक्वली इसेंशियल इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, particularly in matters such as sanction, for they open the gateway to greater consequences. Application of mind by the authorities granting or denying sanction must be easily visible, including consideration of the evidence placed before it in arriving the conclusion. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो यहां पर हम डायरेक्शन दे रहे हैं ये जुडिशियल स्फीयर के लिए नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर के लिए भी है। जहां पर सेंशन देनी है वो सेंशन को भी टाइमली देंगे, सेंशन को आप माइंड अप्लाई करके देंगे, मैकेनिकल मैनर में सेंशन नहीं दी जाएगी। और सेंशन देने के लिए जो आपके सामने एविडेंसेस प्लेस की गई हैं उन पर अपना माइंड अप्लाई करेंगे। और अगर एविडेंसेस नहीं दी गई हैं आपको तो भैया आप एविडेंसेस मांगिए, सेंशनिंग अथॉरिटी की ये ड्यूटी है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि भैया पुलिस ऑफिसर को यह देखना है कि इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड मैनर में करना है। टाइम बाउंड का मतलब कि अगर मजिस्ट्रेट साहब ने पूछ लिया कि भैया क्यों नहीं पूरा हुआ और उसके पास कोई जस्टिफाइड रीजन नहीं है तो पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। अगर जस्टिफाइड कर दिया उसने कि इस कारण से मैं इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं कर पा रहा हूं तो ठीक है। दूसरा, मजिस्ट्रेट्स को भी डायरेक्शन दी कि आपने फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर दिए तो आप अपने आप को फंक्शस ऑफिशियो मत समझिए, आपके पास पावर है, उस इन्वेस्टिगेशन को देखिए, आप इंटरफेयर मत करिए, बट ये देखिए कि टाइम बाउंड मैनर में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तीसरी बात, अगर लॉन्ग डिले हुआ है तो एक्यूज को बोला कि आप अप्रोच करिए हाई कोर्ट्स को, क्वेश्चन मांगिए लॉन्ग डिले के आधार पर। कंप्लेनेंट को बोला कि लॉन्ग डिले हो रहा है तो आप हाई कोर्ट जाइए, नीचे वाली कोर्ट जाइए, आप अपडेट मांगिए इन्वेस्टिगेशन पर। और अब तो देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ऐसे प्रोविजंस भी डाल दिए गए। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इन्वेस्टिगेशन कितने दिन में कंप्लीट होगा, इसके रिगार्डिंग क्या कहा गया है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा सेक्शन 193 सबसेक्शन 1 और ये करस्पॉन्डिंग सेक्शन है 173 सबसेक्शन 1 सीआरपीसी की और ये है बीएनएसएस की। तो देखिए इसमें एक छोटी सी लाइन लिखी है और केवल कह सकते हैं आप 1.5 लाइन है और इसमें लिखा गया है कि एवरी इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। आपको वर्ड्स ध्यान रखने हैं, विदाउट अननेसेसरी डिले। तो अब आप मुझे बताइए कि लॉ ने तो बिल्कुल क्लियर कट लिख दिया है, विदाउट अननेसेसरी डिले इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया जाएगा और शैल वर्ड यूज हुआ है। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बाउंड नहीं है क्या कि टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन करें? ये एक लाइन ही उनको बाउंड कर देती है। ये मामले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाने ही नहीं चाहिए। क्यों इतना बर्डन बढ़ाया जाए कि इतने इतने लंबे जजमेंट देने पड़े उनको। और टाइम बाउंड मैनर का मतलब अनडू अननेसेसरी डिले का मतलब कि नेसेसरी डिले तो हो सकता है और नेसेसरी डिले को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो माननीय मैजिस्ट्रेट्स जो हैं उनको इंटरफेयर करना चाहिए। अगर देखिए जब एफआईआर रजिस्टर होती है तो एफआईआर की एक कॉपी मैजिस्ट्रेट साहब के पास भी जाती है और वो केवल उसमें अलमीरा में रखने के लिए नहीं जाती है, वो इसलिए जाती है कि उन्हें पता रहे कि उनका एक एफआईआर, उनका एक केस अभी पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। तो उनको एक रजिस्टर बनाना चाहिए, उस रजिस्टर में लिखा हो कि कितनी एफआईआर आई और किस डेट पर वो उसका टाइम टू टाइम उसमें देखते रहें कि हाँ कितनी एफआईआर रह गई हैं जिनका अभी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं हुआ और लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम डिले हो रहा है तो एक्सप्लेनेशन मांगे, उनसे बताइए कि भैया क्यों इन्वेस्टिगेशन डिले हो रहा है। तो ये सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ 193 सीआरपीसी बीएनएसएस corresponding to 173 सबसेक्शन 1 सीआरपीसी अपने आप में सफिशिएंट है ये बात बताने के लिए कि टाइम बाउंड मैनर में आप इन्वेस्टिगेशन कर लिए। लेकिन देखिए यहां पर कोई टाइम लाइन नहीं लिखी कि आपको 1 साल में, 2 साल में या 3 साल में ही पूरा करना है इन्वेस्टिगेशन।
तो इसी कारण इसका फायदा उठा लिया जाता है। और क्योंकि कोई कोर्ट में अप्रोच करता नहीं है कंप्लेनेंट, कि वो कारण नहीं जानना चाहते, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन चले जा रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि इन्वेस्टिगेशन आपके केस में चले ही जा रहा है, कंक्लूड नहीं हो रहा है, तो आप मजिस्ट्रेट साहब को अप्रोच करिए, उनसे कहिए कि आप अपडेट मांगिए, रीजन पूछिए क्यों पेंडिंग है। अगर रीजन जस्टिफाइड है तो ठीक है, वो कंटिन्यू कर लीजिए, अदरवाइज उनको डायरेक्शन दीजिए कि आप 1 महीने में 2 महीने में आप अपनी पुलिस रिपोर्ट लेकर आइए। आप मत कहिए कि चार्जशीट ही लाइए, आप कहिए कि पुलिस रिपोर्ट लाइए, जो भी आपको लगता हो कि इस एविडेंसेस हैं या नहीं। अब देखिए दूसरी बात, अब एक सेक्शन है 187 सबसेक्शन 3 और उसकी क्लॉजेज 1 एंड 2, ये बीएनएसएस की सेक्शन है, और ये करस्पॉन्डिंग है सेक्शन 167 सीआर सबसेक्शन 2, उसकी क्लॉज 1 एंड 2 प्रोवाइजो की, ये सीआरपीसी की है। यहां पर तो ये कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन या तो 60 दिन में कंप्लीट किया जाएगा या 90 दिन में कंप्लीट किया जाएगा। पहली बार कहीं टाइम का जिक्र आया कि इतने टाइम में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया जाएगा। कितने दिन? 90 डेज या 60 डेज। लेकिन भैया यहां पर भी लगता है ऐसा कि बोला गया है कि 90 डेज में या 60 डेज में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दीजिए, लेकिन एक्चुअल पिक्चर कुछ और ही है। यहां पर कहीं जब ये प्रोविजन आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन शैल बी कंप्लीटेड विद इन 60 डेज और 90 डेज, नो। बट अगर एक्यूज इन कस्टडी है, जुडिशियल कस्टडी में है, पहली बात तो ये टाइम केवल और केवल तभी एप्लीकेबल है जब एक्यूज जुडिशियल कस्टडी में है। अगर जुडिशियल कस्टडी में नहीं है तो ये टाइम कहीं भी एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये टाइम केवल जुडिशियल कस्टडी से बाहर आने का राइट देता है एक्यूज को। अगर इन्वेस्टिगेशन इतने दिन में कंप्लीट नहीं हुई है तो कौन कौन से केसेस में 60 दिन में होनी चाहिए, कौन सी केस में 90 दिन में होनी चाहिए, डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिए। तो पहली बार यहां टाइम आया, लेकिन ये भी क्या कहता है कि मैजिस्ट्रेट के पास इतने दिन के बाद अगर चार्जशीट फाइल नहीं हुई है तो मैजिस्ट्रेट के पास इस एक्यूज को जुडिशियल कस्टडी में भेजने की पावर नहीं है। इसलिए क्या होता है, एक्यूज को एक राइट मिल जाता है कि वो डिफॉल्ट बेल ले ले, और मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी बन जाती है कि वो डिफॉल्ट बेल दे दे। बेल दे दे मतलब कस्टडी से उसको रिलीज कर दे, अब कस्टडी में ना रखे। केवल इतना सा अंतर आता है। तो 60 दिन और 90 दिन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का टाइम नहीं है। मैजिस्ट्रेट की पावर, मजिस्ट्रेट को अंडर बाउंड किया गया है कि 60 दिन या 90 दिन के बाद आप तभी जुडिशियल कस्टडी में भेजिए जब चार्जशीट आपके पास आ जाए, पुलिस रिपोर्ट आपके पास आ जाए। अब देखिए सेक्शन 197 सबसेक्शन 1 बीएनएसएस करस्पॉन्डिंग टू 167 सीआरपीसी सबसेक्शन 5, यहां पर कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन 6 महीने में कंप्लीट करना होगा। पहली बार मैंने बोला था, लेकिन एक्सप्लेन किया कि इन्वेस्टिगेशन नहीं है एक्चुअल में वो 90 डेज और 60 डेज। यहां पर एक्चुअल में 6 मंथ इन्वेस्टिगेशन के लिए लिखा गया है कि इन्वेस्टिगेशन 6 महीने में कंप्लीट किया जाएगा। बट कौन से ऑफेंसेस के लिए किया जाएगा? सर्टेन कैटेगरी है उसी के लिए है ये, और सारे ऑफेंसेस के लिए नहीं है। कौन से ऑफेंसेस? कैटेगरी क्या है? इफ द ऑफेंस इज ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट एज सम्मन केस। दो कंडीशन है कि एक तो मजिस्ट्रेट से ट्रायल होना चाहिए वो ऑफेंस, और मजिस्ट्रेट भी उसको एज ए सम्मन केस। दो टाइप के केस होते हैं। आप जब बीएनएसएस या सीआरपीसी पढ़ेंगे, दो टाइप के केस होते हैं, वारंट केस एंड सम्मन्स केस। वारंट केस वो जिन ऑफेंसेस में, जो उस केस में ऑफेंस इन्वॉल्व हैं, उनमें से अगर किसी भी मैक्सिमम पनिशमेंट वाले ऑफेंस की पनिशमेंट 2 साल से ज्यादा है, ध्यान देना, मैं 2 इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, 2 साल से ज्यादा है, 2 साल से लेकर कभी तक भी लाइफ इंप्रिजनमेंट, डेथ इंप्रिजनमेंट, सब के सब वारंट केसेस हैं, तो उस पर एप्लीकेबल नहीं है ये 6 महीने वाला। पहली बात तो सम्मन्स केस पर एप्लीकेबल है, और सम्मन्स केस का मतलब जिन ऑफेंसेस में पनिशमेंट या तो 2 साल तक की है या 2 साल से कम की है। इट मींस सम्मन्स केस में 2 साल इंक्लूड है, उससे कम की भी ऑफेंस सम्मन्स केस में है
तो ऐसे समन्स केस, लेकिन साथ में ट्राइबल बाय मैजिस्ट्रेट होंगे, देन इन्वेस्टिगेशन 6 महीने बाद मैजिस्ट्रेट साहब के पास पावर है कि इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर देंगे, ऐसा बोला गया है इस सेक्शन। और इसी सेक्शन में अब एक प्रोवाइजो, इसी 9 सब सेक्शन 9 के नीचे एक प्रोवाइजो ऐड किया गया जो पहले सीआरपीसी में नहीं था, अब बीएनएसएस में ऐड किया गया। और वो प्रोवाइजो कहता है कि ड्यूरिंग ट्रायल, ध्यान से सुनना सब, ड्यूरिंग ट्रायल, ट्रायल शुरू हो गया है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है बट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट से परमिशन लेकर। और कंक्लूड कितने दिन में किया जाएगा वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन, पहली बार टाइमलाइन आई है 90 दिन के अंदर कंक्लूड करना पड़ेगा अगर ड्यूरिंग ट्रायल विद द परमिशन ऑफ कोर्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। दोनों कंडीशन ध्यान रखिए आप। हाँ, क्या ये 90 दिन से आगे टाइम बढ़ सकता है? बढ़ सकता है, बट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, बिना कोर्ट की परमिशन के ये 90 दिन का टाइम आगे नहीं बढ़ सकता है। अब देखिए सेक्शन 193 सबसेक्शन 2, इसमें कहा गया कि 2 महीने में आप इन्वेस्टिगेशन पूरा करिए। ये इन्वेस्टिगेशन का टाइम है, ध्यान देना, ये भी एक्चुअल में लिखा है इन्वेस्टिगेशन पूरा कीजिए, और सेल वर्ड है, सेल बी कंप्लीटेड विद इन 2 मंथ। बट फिर से अगेन एक कैटेगरी है ऑफेंसेस की, केवल और केवल उन्हीं ऑफेंसेस के लिए 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरा करना है, और वो कैटेगरी है सेक्शन 64 से लेकर 71 बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 से लेकर 71, और ये रेप ऑफेंसेस की, बलात्कार के अपराध हैं, इनके लिए कहा गया कि अगर इनका ऑफेंस हुआ है तो जिस दिन इंफॉर्मेशन रिसीव हुई उस दिन से लेकर 2 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा कर दीजिए। पिछली बात देखिए कि यहां पर बोला गया 6 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरा कर दीजिए, तो 6 महीने कहां से? 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट ऑफ एक्यूज, फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट ऑफ एक्यूज, अभियुक्त की गिरफ्तारी से ये 6 महीने का टाइम शुरू होगा, ना कि एफआईआर के रजिस्ट्रेशन से। तो यहां पर एक टेक्निकल पॉइंट ये आ गया कि अगर पुलिस ने, केस तो ऐसा है लेकिन पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार ही नहीं किया, तो फिर भैया फिर से 6 महीने का टाइम गायब, अब 6 महीने का बाउंडेशन फिर नहीं है। तो यहां पर 6 महीने में कहां से टाइम शुरू हुआ और 2 महीने में कहां से टाइम शुरू होगा? एफआईआर रजिस्ट्रेशन से। यहां पर एक्यूज अरेस्ट हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसी सबसेक्शन में, ये सबसेक्शन 2 है, जो पहले 173 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए थी, इसमें यहां ये रेप के ऑफेंसेस थे पहले, अभी भी रेप के ऑफेंसेस हैं, यहां पर पोक्सो और लगाया है। सेक्शन 4, 6, 8 एंड 10, 4 सेक्शंस हैं पोक्सो एक्ट की। अगर इन्वेस्टिगेशन इन ऑफेंसेस में हो रहा है तब भी 2 महीने में चार्जशीट पूरी करनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन पूरा करना पड़ेगा। अब देखिए एक कुछ टाइम सेक्शन 468 सीआरपीसी करस्पॉन्डिंग टू 514 बीएनएसएस में दिया गया, और यहां पर भी टाइम दिया गया है। यहां पर 3 टाइम दिए गए, 6 महीने का, 1 साल का और 3 साल का। तो कौन कौन से ऑफेंसेस के लिए टाइम दिया गया है? देखिए जिन ऑफेंसेस में केवल और केवल फाइन है, पनिशमेंट, केवल और केवल जुर्माने की सजा का प्रावधान हो और कोई सजा ना हो, तो ऐसे ऑफेंसेस को आप 6 महीने में कंक्लूड करिए। लेकिन एक्चुअल में ये इन्वेस्टिगेशन का टाइम नहीं है, ये मैजिस्ट्रेट का टाइम है कॉग्निजेंस लेने का, ये कोर्ट का टाइम है कॉग्निजेंस लेने का, संज्ञान लेने का, कि इतने दिन के बाद आप कॉग्निजेंस नहीं ले पाएंगे। अगर अपराध ऐसा है कि केवल जुर्माने की सजा है तो 6 महीने के बाद कॉग्निजेंस नहीं ले सकते, अर्थात 6 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरा होकर आ जाना चाहिए। और यहां पर अरेस्ट या बिना अरेस्ट का कोई लेना देना नहीं, कस्टडी में है या नहीं है कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, अगर ऑफेंस ऐसा है कि जिसमें सजा 1 साल तक की है, 1 साल इंक्लूड है, 1 साल तक की है, तो फिर कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट 1 साल के अंदर अंदर ले सकते हैं। 1 साल के बाद मैजिस्ट्रेट ऐसे ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। अगर सजा 1 साल से ज्यादा है लेकिन 3 साल तक की है, 3 साल भी शामिल है इसमें, तो फिर मैजिस्ट्रेट 3 साल तक कॉग्निजेंस ले सकते हैं, उसके बाद कॉग्निजेंस नहीं ले पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम इसके आगे के ऑफेंसेस की है जिनमें सजा मोर देन 3 इयर्स है, 3 साल से अधिक है, तो कॉग्निजेंस का कोई टाइम लिमिट नहीं रखा कानून ने, आप जितने मर्जी टाइम में कॉग्निजेंस ले सकते हैं। देखा पीछे 11 साल बाद कॉग्निजेंस हुआ,
बल्कि कहें तो 16 साल बाद कॉग्निजेंस हुआ एफआईआर रजिस्ट्रेशन की। तो कोई टाइम लिमिट नहीं है कॉग्निजेंस लेने की, बट ये कॉग्निजेंस की है। कॉग्निजेंस का और पुलिस रिपोर्ट का कुछ संबंध है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन इतने दिन में एटलीस्ट पूरा होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस आप समझ गए होंगे, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या आपको रेमेडी लेनी है, आप ये भी समझ गए होंगे। कानून में क्या लिखा गया, इन्वेस्टिगेशन टाइम बाउंड मैनर किस तरीके से होना चाहिए, वो आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन हिट करके रखिए। आप कल नई वीडियो में, अभी हमारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज चल रही है, तो उसमें सेक्शन नंबर 6 हम लोग पढ़ रहे हैं, कंडक्ट को हम पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। कल तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।